last lecture we have started about ट्रांसक्रिप्शन और उसमें से हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जो है रिगार्डिंग राइबोजाइम्स जो है, मैंने आपसे बात भी की थी। इसकी डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे और उसके साथ अपना दूसरा टॉपिक जो है वो भी स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन। तो लेट्स स्टार्ट बिकॉज द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। जी बेटा, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रोसेस को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखी जो मैंने पोस्ट की थी जीसीआर पे रिगार्डिंग एक्सॉन को रीयूनाइट करना और मैच्योर करना, मैसेंजर आरएनए को कैसे मैच्योर होता है, इंट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोम? नहीं देखी? मतलब किसी एक ने भी नहीं देखी? यस मैम, मैंने वो डाउनलोड की सुनी थी सारी। चलें ठीक है, एनीहाउ लेकिन वो पोस्ट हो चुकी हैं। मैंने जो आपसे जो कहा था वो सारा पोस्ट हो गया सिवाय रिकॉर्डेड लेक्चर के। इंशाल्लाह वो भी मैं प्रोसेस में हूँ, वो भी आज शाम तक जो है ना, वैसे मैंने उसको डाउनलोड भी कर लिया है, नेमिंग भी कर लिया है, बस सिर्फ अपलोड करने वाला रह गया। एनीहाउ सो इसी प्रोसेस को आपने, वैसे वीडियो अगर आपने देख लें तो बेहतर होता, लेकिन अगर नहीं भी देखी तो इस सिंप्लीफाइड यहाँ पे किया हुआ है प्रोसेस को कि एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स जो हैं, जब एक हम यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर इंट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और एक्सॉन्स भी मौजूद होते हैं। और यहाँ पे आप जरा नोट कीजिएगा, 3 डिफरेंट कलर कोडिंग्स की गई हैं 3 डिफरेंट एक्सॉन्स के लिए। अब ये कलर कोडिंग क्यों है? ये रिप्रेजेंट करती हैं कि हर एक एक्सॉन जो है वो आने वाले या बनने वाले प्रोटीन में अपना एक अलग हिस्सा रखता है, अलग शेयरिंग रखता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई एंजाइम जो होता है या कोई भी प्रोटीन जो होता है, उसके अंदर जो खास हिस्सा जो किसी काम के लिए मुख्तस होता है उसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एक्सॉन्स, डिफरेंट एक्सॉन्स होते हैं ना, जो मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं या मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर उससे प्रोटीन बनती है, तो एक्चुअली वो अपना उस खासियत को बरकरार रखते हैं इनटू द पॉलीपेप्टाइड, और उसके अंदर वो किसी डोमेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन एंड ऑरेंज एंड पर्पल कलर की 3 डिफरेंट डोमेन्स जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड बनाई है, लेकिन उसके अंदर ये जो डिफरेंट एक्सॉन्स हैं उन्होंने डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द प्रोटीन बनाई हैं, जो कि जो जब वो काम कर रही होती है प्रोटीन अपना, कोई स्ट्रक्चरल काम है या एंजाइमेटिक वर्क है, जो भी जिस किस्म की उसकी जॉब है पॉलीपेप्टाइड की, तो उसके अंदर उसकी वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन मतलब जो वो एक खास हिस्सा जो किसी काम को सर अंजाम देगा। तो राइबोजाइम्स जो है, इसका पहले आइडिया नहीं था कि राइबोजाइम भी चीज होते हैं या आरएनए भी एज एन एंजाइम जो है एक्ट कर सकते हैं। अभी तक हम जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है वो यही कहती है कि तमाम जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन राइबोजाइम्स के डिस्कवरी के बाद या जानने के बाद हमें ये भी पता चला कि आरएनए कैन एक्ट आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, और ये भी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका हमें पता कैसे चला? जब हमें नर्व्स के बारे में पता चला, जब हमें एसएनआरएनए के बारे में पता चला। यूकैरियोट्स में एसएनआरएनए जो है, ये इन्होंने क्या किया है कि ये इंट्रोन्स को रिमूव करने में या मैसेंजर आरएनए को जो आप कह लें कि मेच्योर करने में ये हेल्प करते हैं और इंट्रोन्स की स्प्लाइसिंग करते हैं। तो इसी तरीके से इंट्रोन जो है, इसकी जो एक्सीजन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सिलिएट प्रोटिस्ट है, टेट्राहाइमीन हाइमना, इसकी से सेल्फ स्प्लाइसिंग भी हो सकती है। वो कहते हैं कि बजाते खुद जो मैसेंजर आरएनए का इंट्रोन है, बजाय इसके कि दूसरे आरएनए आके इस इंट्रोन को रिमूव करें, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि ये प्रोटिस्ट की सिलिएट प्रोटिस्ट की एग्जांपल दी हुई है, कि इसमें क्या होता है कि इंट्रोन बजाते खुद अपनी जो रिमूवल करता है फ्रॉम द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और इस तरीके से वो खुद भी आरएनए भी है, मतलब खुद आरएनए का पार्ट है वो, और अपनी सेल्फ स्प्लाइसिंग कर रहा है, अपने आप को रिमूव करवा रहा है फ्रॉम द प्री मिच्योर मैसेंजर आरएनए, मिच्योर द मैसेंजर आरएनए, यानी कि एक्सॉन को बाकी जो है वो रखने के लिए। तो इस तरीके से ये जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जब डिस्कवर हुई, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जब देखी गई, तो इससे हमें पता चला कि एक्चुअली RNA can also act as enzyme, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंजाइम्स जो है वो हमेशा प्रोटीन की ही बनी हुई हो। अच्छा, अब आरएनए में ये सलाहियत जो है वो किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये प्रोटीन के साथ या एक प्रोटीनेशियस एंजाइम या एक एंजाइम के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए में भी बहुत सी ऐसी खूबियां हैं। बेसिकली 3 ऐसी खूबियां बताई हुई जिनको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के नाम से, कि जिनको आप कह सकते हैं कि जो कंपेयर कर सकते हैं आप एक प्रोटीन के बने हुए एंजाइम के साथ। नंबर वन खूबी आरएनए में ये होती है कि जैसे पॉलीपेप्टाइड सिंगल स्ट्रैंड होती है, इसी तरीके से जो आरएनए है ये भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, और इसके अंदर जो है रीजन होता है आरएनए मॉलिक्यूल का, जो कि बेस पेयरिंग भी कर सकता है विद अ कम्प्लीमेंट्री रीजन एल्सवेयर इन द सेम मॉलिक्यूल। जैसे आप लोगों ने प्रोटीन का पढ़ा था ना कि प्रोटीन में प्राइमरी प्रोटीन होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है, फिर उससे वो आपस में बेस पेयरिंग कह रही, वो आपस में पेयरिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो उनकी जो है वो आप कहने की सेकेंडरी उसका स्ट्रक्चर बनता है, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से उनका जो है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसी तरीके वो क्या होता है, मतलब कि अगर आप क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दें और सिर्फ टर्शरी लेवल तक स्ट्रक्चर के जरा सामने रखें, तो आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह बनता है? एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो अपने ही फंक्शनल ग्रुप्स के साथ पेयरिंग करके और अपने ही फंक्शनल ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन करके और समटाइम बैकबोन के साथ, जैसे कि बीटा प्लेटेड शीट है या अल्फा अल्फा हेलिक्स है, इनमें वो अपनी बैकबोन के ही आप कहने के नाइट्रोजन के साथ ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। इसी तरीके से जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें जो साइड चेन्स है उनके दरमियान में इंटरेक्शंस होते हैं। तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो पेयरिंग करके और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अपने डिफरेंट रीजन्स के साथ इंटरेक्ट करके और अपनी एक शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसी तरीके से क्योंकि आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसमें भी नाइट्रोजन बेसिस मौजूद है, तो ये नाइट्रोजन बेसिस भी आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अगर ये एक आरएनए एक एक न्यूक्लिक एसिड की एक स्ट्रैंड जो है जिसके अंदर डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, अगर वो दूसरी स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, क्या वो अपने ही किसी दूसरे हिस्से की नाइट्रोजन के साथ बेसिस के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो एक खूबी है ये इनको प्रोटीन की तरह जो है उसके साथ सिमिलैरिटी जो है वो रखती है। सेकेंडली, द सर्टन अमाइनो एसिड्स इन द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, some of the bases in the RNA contain functional groups that may participate in catalysis. इसी तरीके से जैसे प्रोटीन में, जैसे मैंने आपको अभी ये जो लेक्चर में स्टार्ट किया तो हमने कहा है कि ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में भी एक खास हिस्सा होता है जिसको हम डोमेन का नाम देते हैं, जो किसी खास काम के लिए स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि अगर एक एंजाइम है तो उसके अंदर एक हिस्सा होगा जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी का सर अंजाम दे रहा होगा, अगर एंजाइम के तौर पर परफॉर्म कर रही है प्रोटीन, तो एक हिस्सा उसका एक रीजन जो है वो एज कैटालिटिक साइट के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। इसी तरीके से आरएनए में भी इसी तरीके से कंपोनेंट्स देखे गए हैं कि एक ही जो स्ट्रैंड है, जो एक ही चेन है, उसके अंदर कुछ रीजन जो है एज कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो शो कर सकते हैं, जस्ट लाइक द एंजाइम। थर्ड इसकी खूबी क्या है, दैट द एबिलिटी ऑफ आरएनए टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि आरएनए डीएनए के साथ बाइंड कर जाए, यानी कि बनने के बाद एक मुकम्मल एक मेच्योर आरएनए डीएनए के साथ बाइंड करके और उसके साथ कोई ना कोई फंक्शन जो है वो प्ले कर सके। तो इस तरह आपने प्रोटीन के भी बारे में सुना होगा कि प्रोटीन भी दूसरे किसी जो है प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, इसी तरह किसी दूसरी मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि साइड चेन्स उनके साथ लगती हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी में काफी सारा उनका जो है वो रोल है। तो इसी तरीके से आरएनए भी डीएनए के साथ मिलके और कोई ना कोई जो फंक्शन है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह की ये जो तीन चार इसकी खूबियां हैं, यानी कि इसके स्ट्रक्चर की और इसके डोमेन्स की और इसके बाइंडिंग की विद अदर मॉलिक्यूल यानी कि अदर न्यूक्लिक एसिड, ये इसको रिजेंबल करवाती हैं विद द एंजाइम, जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम होता है, जिसको नॉर्मली हम जो नॉर्मल एंजाइम होते हैं जिसको हम प्रोटीन वाला एंजाइम कहते हैं। तो इसी तरीके से जो इसकी जो एग्जांपल है कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द आरएनए ऑफ द स्प्लाइसोम एंड द आरएनए ऑफ द प्राइमरी आरएनए transcript precisely locate the region where the ribozyme can catalyze splicing। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आरएनए रिकॉग्नाइज करता है उसी जगह को कि जिस जगह से जाके उसने इंट्रॉन को रिमूव करवाना होता है। यानी कि स्प्लाइसोम जो कि एसएन स्नर्व्स का मजमुआ है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का मजमुआ है, वो किस जगह जाके लोकेट करते हैं एक मैसेंजर आरएनए में कि यहाँ पे इंट्रॉन मौजूद है। तो लोकेशन मतलब वो डिटेक्ट करते हैं ना इसको, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस रीजन को कि जहाँ पे इंट्रॉन मौजूद है। एक्सॉन को क्यों नहीं स्प्लाइस कर देते? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक खास किस्म की
प्रिसाइज किस्म की कंपैटिबिलिटी रखते हैं, प्रिसाइज किस्म की आप कह लें कि एबिलिटी रखते हैं कि वो उस रीजन को लोकेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को जाके प्रोटीन सॉरी कन्वर्ट करेगा इनटू द प्रोडक्ट जो उसके साथ मैच करती होती है। जैसे लॉक एंड की मेथड आपने सुना होगा, इसके बारे में बड़ा ही फेमस है एंजाइम की एक्टिविटी से रिलेटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राइबोजाइम। और अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंट्रॉन्स जो हैं यूकैरियोट्स में, मैसेंजर आरएनए में, ये इंट्रॉन्स मौजूद ही क्यों होते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है, और इनकी कोई इंपॉर्टेंस भी है इन इंट्रॉन्स की, अगर इन्होंने रिमूव ही होना होता है तो ये आते ही क्यों है, और अगर मतलब मैम बात आके और सुने। रिमूव करने के बाद इनकी काफी सारी एनर्जी जो है इस पे लगानी पड़ती है, तो वाई नॉट के पहले ही ये ट्रांसक्राइब ना हो। जी बेटा आप कुछ कह रही हैं? मैम लाइबा कह रही, बच्चे कह रहे लैटिन कर। बेटा मैं तो काफी सारों को लैटिन कर चुकी हूँ, अब कौन रह गया? लाइबा वसीम। ओके, लाइबा के अलावा तो नहीं कोई रहता जो आपके नॉलेज में हो, वो उसको मैंने कर दिया। मैम सीआर भी हैं इवनिंग के। अब मेरे पास किसी की रिक्वेस्ट नहीं आ रही इस टाइम, मैं आपके सामने ही खोल के बैठी हुई हूँ, आपको नजर ही आ रही होगी स्क्रीन। एनी हो, जब दोबारा उनको कहीं दोबारा से उसको कोशिश करें, और अगर मैम आ जाती है मेरे गजाला स्क्रीन पे उसकी रिक्वेस्ट मैं कर देती हूँ। गजाला तबस्सुम। बेटा नो वन इज शोइंग, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ओके मैम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि इंट्रॉन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर ये इंट्रॉन्स ना होते तो इससे क्या फर्क पड़ जाना था, और क्या इसके होने से हमें कोई फायदा है, या इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को इंट्रॉन के होने से कोई फायदा है। तो इसके बारे में बेटा आप ये देखिएगा कि इंट्रॉन्स जो है, कहा जाता है कि ये जो आप कह लें कि स्पीशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिस तरह आपको पता है ना कि जो भी चीज इस्तेमाल में नहीं रहती वो सिलेक्शन प्रोसीजर के तहत फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसी तरीके से प्रोटीन्स भी हैं, जो प्रोटीन इस्तेमाल में नहीं रहती वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी वैनिश हो जाना होना शुरू हो जाती है फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो इसी तरीके से उनका ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन्स कैसे वजूद में आती हैं, इनको ये किस तरीके से इनकी एवोल्यूशन जो है वो कैसे होती है, इसमें इस काम में इंट्रॉन का रोल है। अच्छा, अब व्हाट अबाउट कि मैं आपको अगर ये डायग्राम दिखाऊं, इसी को, ये जो हमने पहले अभी देखी है कि ये मैं इसको जरा एक पेन भी ले लूं ताकि मैं आपको ये क्लियर करवा सकूं। अच्छा, अभी यहाँ पे हम ये हमारे पास एक ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मिस आरएनए है, और इससे हमने एक्सॉन्स को अलग करना है और इंट्रॉन को अलग करना है, ठीक है, जैसे कि हमने पहले किया। अब अब ये तो मैंने खुद ही डिमार्क कर दिया कि ये जो हिस्सा है ग्रीन कलर का, ये एक्सॉन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद जो है इंट्रॉन आ रहा है, और फिर उसके बाद फिर एक्सॉन 2 आ रहा है, जो कि जो है वो क्या उसे कहते हैं, ऑरेंज कलर का है, और फिर इंट्रॉन आ रहा है, और फिर पर्पल कलर का, या जो ब्लूइश पर्पल कलर का जो है वो आ रहा है आपके पास एक्सॉन 3। अब ये तो है कि ये डिमार्केशन एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हुई हुई है। व्हाट अबाउट कि अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये इंट्रॉन नहीं है, जो एक्सॉन 1 के एडजेसेंट में जो इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन मौजूद ही नहीं है, ठीक है। ओहो क्या हो गया, रेज हो जा भाई, नहीं हो रहा। एनी हो, चले मैं इसी तरह कोशिश करती हूँ समझाने की, कि अगर मैं कहूँ कि एक्सॉन 1 जो है वो इतना सा नहीं है, बल्कि इतना है, ये एक्सॉन 1 है, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सॉन 2 जो है इस इंट्रॉन के बाद वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 अलोंग विद दिस इंट्रॉन इज एक्सॉन 1 नाउ। अगर मैं कहती हूँ कि एक्सॉन 2 जो है वो यहाँ से लेकर और उसके बाद वाले हिस्से तक एक्सटेंड कर रहा है, तो दिस वन एक्सॉन 2, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल? जी कोई बच्चा बताएगा, इज इट पॉसिबल, कभी सुना है इसके बारे में? यस मैम, हो सकता है 2 एग्जाम्स हो जाए। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही कि 2 एग्जॉन्स हो जाए, मैं कहूँ कि एक ही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, और पहले उसमें एक्सॉन 1 ये था, एक्सॉन 2 ये था, एक्सॉन 3 ये था, और अब वही प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है सेम,
लेकिन अब उसमें जहां पहले एक्सॉन 1 ये था, अब उसका एक्सॉन 1 जो है वो इतना हो गया है, और एक्सॉन 2 जो है वो इतना हो गया। सेम ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रही हूँ। नो मैम। नो ऐसे मैम। सुना है कभी? नहीं नो मैम। सुना ना, लेकिन तो ऐसा मैं होता नहीं है, सुना। लेकिन ऐसा होता है। एंड दिस वन इज नोन एज एक्सॉन शफलिंग। ठीक है, दिस वन इज नोन एज एक्सॉन शफलिंग। यानी कि एक दफा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, उसमें एक्सॉन कुछ और थे और इंट्रॉन कुछ और थे। ठीक है, और उसके बाद जब दूसरा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, सेम जीन का, सेम डीएनए जीन का, सेम हिस्से का, सेम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है, लेकिन दिस टाइम एक्सॉन वो ना हो जो कि पहली दफा थे। ठीक है, सो अब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब एक्सॉन डिफरेंट हो जाएंगे तो उनसे बनने वाली प्रोटीन भी डिफरेंट हो जाएगी। पहली वाली प्रोटीन में जो हिस्सा इंट्रॉन समझ के रिमूव हो गया था, दूसरी वाली प्रोटीन में अब वो इंट्रॉन वाला हिस्सा प्रोटीन का हिस्सा होगा। ऐसा ही होगा ना? यस यस मैम। मैम। बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं एक्सॉन शफलिंग। अच्छा, अब इसका हमें फायदा क्या? इन दिस वन एक्चुअली हैपनिंग इन द यूकेरियोट्स, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें। ह्यूमन बीइंग में ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप कितने बड़े इंडिविजुअल हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है आपका जिस्म, ठीक है, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लिवर, और आप अपने नंबर ऑफ जीन्स को देखें। जितनी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है और जितना कॉम्प्लेक्सिटी आपके मैकेनिज्म में मौजूद है, उसके हिसाब से देखा जाए तो किसी एक काम को करने के लिए ही मेरे ख्याल है कोई थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जीन्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट इज देयर, और वो ही जीन्स ट्रांसक्राइब हो होकर न्यू से न्यू, न्यू से न्यू, न्यू से न्यू कॉम्बिनेशंस जो हैं वो प्रोटीन के बना सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट कि एक ही जीन, एक ही ट्रांसक्रिप्ट बनाकर, वैसे तो एक जीन से काफी दफा मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही तरह का ट्रांसक्रिप्ट बनाकर उसके बनने के बाद भी उसमें तब्दीलियां आ सकती हैं, और उसके हिसाब से जो अल्टीमेट आपके पास मिच्योर प्रोटीन हासिल होगी, वो प्रोटीन जरूरी नहीं है कि हर दफा वही हो जो कि एक दफा बन रही थी। मतलब कि इसमें भी स्पेसिफिकेशन होगी, ऐसा नहीं है कि ये रैंडम होगा। ठीक है, लेकिन इससे हमें फायदा क्या है कि एक ही जीन से मल्टीपल प्रोटीन्स हासिल हो रही है। ठीक है, इस वजह से अल्लाह ताला ने जीन्स को क्या बनाया हुआ है कि इनको इनके अंदर ज्यादा, एक ही जीन के अंदर ज्यादा तरह की प्रोटीन बनाने की खूबियां रखी है। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ा? नंबर ऑफ जीन्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है इससे। और यही रीजन है कि जीन्स उतने ज्यादा नहीं है जितनी तरह की प्रोटीन आपको आपकी बॉडी में मिलती है। ठीक है, तो ये एक फायदा है इंट्रॉन्स के होने का। और ये यूक्रियोट्स में फिर ये इंट्रॉन के रिमूव होना और ये सारी चीजें जो है, इसको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम कहते हैं एक्सॉन शफलिंग। और ये एक्सॉन शफलिंग जो है फिर ये एवोल्यूशन का भी बायस है, वेरिएशन लाने का भी बायस है, और नॉन बेनिफिशियल जो पार्ट्स हैं वो विद विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है। पहले मैंने आपको कहा, पहले इंट्रॉन वो नॉन बेनिफिशियल पार्ट था, लेकिन दूसरी प्रोटीन में वही इंट्रॉन बेनिफिशियल पार्ट हो गया। तो बेनिफिशियल से नॉन बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल से बेनिफिशियल, इस तरीके से ये जो शफलिंग है ये जारी रहती है। और इस शफलिंग की वजह से आप कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशनरी जो है वो इम्पोर्टेंस की हामिल है इंट्रॉन्स के। इसकी वजह से आपको न्यू कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको प्रोटीन के मिलते हैं। इसी तरीके से ये भी बात है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो क्रोमो डीएनए के जो हिस्से हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो आपस में हिस्से जो एक्सचेंज होंगे। तो आप सोचें कि एक एक तो यही चेंज आ रही है कि जीन से मल्टीपल प्रोटीन बन रही है, और व्हाट अबाउट कि अगर वो जीन भी पीछे से मैनिपुलेट होके आए और वो भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से चेंज होके आए, तो फिर और भी न्यू कॉम्बिनेशंस और उसके बाद उसके भी मल्टीपल जो प्रोटीन्स हैं उससे जो है वो बन सकती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द यानी कि एस्पेक्ट ऑफ द इंट्रॉन इम्पोर्टेंस, कि किस तरीके से ये जो है एवोल्यूशन में जो है वो पार्ट प्ले करती है। देन देयर इज अनदर टर्म जिसको कहा जाता है अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग। तो ये मैं क्लियर आपको पहले ही कर चुकी हूँ कि एक दफा में कोई और हिस्सा रिमूव हो, दूसरी दफा में कोई और हिस्सा रिमूव हो, तो एक्सॉन की शफलिंग तो हो रही है, बट एट द सेम टाइम दिस इज अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग भी है।
यानी कि इंट्रॉन भी पहले कोई स्प्लाइस हो रहा था और अब कोई रीजन स्प्लाइस हो रहा है, तो दिस इज आल्सो द अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग, और ये भी जाहिर है इसकी वजह से ही फिर एक्सॉन शफलिंग जो है वो भी पॉसिबल है। तो ये था सारा रिलेटेड टू द ट्रांसक्रिप्शन। इस यहाँ तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप मुझे बता दें, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, ट्रांसलेशन। जी बेटा। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सुन भी रहे हैं, चले गए हैं? No, ma'am. No, ma'am, no question. Thank you. नहीं मैम, ओके बेटा, अगला टॉपिक जो है हमारा आसान भी है, वैसे तो यहाँ तक भी काफी आसान था, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन भी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जीन एक्सप्रेशन भी आपको थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल लगेगा, लेकिन ट्रांसलेशन मेरे ख्याल है कि एफएससी में और वैसे भी इतना ज्यादा आप उससे गो थ्रू हुए हुए हैं कि उसको पढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती, या उसमें कोई इतनी कोई ऐसी अनफेमिलियर चीज जो है वो नजर नहीं आती कि अच्छा ये तो इतनी फेमिलियर नहीं है और ये तो हमें इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। सो वी नो दैट कि जिस तरह हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस करना है तो हम चाहते हैं कि जितने भी उस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली प्रोटीन है, इंग्रेडिएंट है, उनको इकट्ठा कर लें। तो अब हम ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में आप जानते हैं कि आपके पास यूज होने वाला है राइबोसोम, और इसके साथ आपके पास यूज होने वाला है ट्रांसफर आरएनए, और इसके साथ आपको चाहिए एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए केस ऑफ यूकैरियोट्स और सिंपल मैसेंजर आरएनए केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगेन अगर हम चले जाएंगे यूकैरियोट्स की डिटेल के ऊपर तो ये बहुत ही कह लें कि लेंथी बात हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अभी तक हमने अपना एक रखा हुआ है कि किस तरीके से हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स को ही जो मेन फोकस में लेके आते हैं, और जहां 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 कोई चीज डिफरेंट होती है तो वहां पे हम यूकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। उसी हिसाब से अगर हम देखें, वो सिंपली नीड राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए जिसको हमने ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेशन के लिए जिसकी मदद हमें रिक्वायर्ड है वो है ट्रांसफर आरएनए, जो कि इसको ट्रांसलेट करवाएगा। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट में मौजूद हैं। आप जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ एक खास जगह पे जाके जो है वो बाइंड कर जाता है। राइबोसोम बजाते खुद भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, स्मॉल राइबोसोमल जो है यूनिट है और लार्ज राइबोसोमल यूनिट है। और उसके बाद जिस तरह की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पे मौजूद होगी, उसी तरह के कोड्स जो हैं वो ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन रीजन पे जो है वो मौजूद होंगे, और उसी के साथ वो बाइंड करेंगे, और जब वो बाइंड करेगा तो जिस तरह का एंटीकोडॉन रीजन होगा उसी तरह की मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए के पास अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होगा। तो क्योंकि खास किस्म की अमाइनो एसिड ही खास किस्म के एंटीकोडॉन रीजन रखने वाले ट्रांसफर आने के साथ बाइंड करेंगे, लिहाजा एक बहुत ही प्रिसाइज मैकेनिज्म है कि जिसके बाद अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंगली जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी तरतीब जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती, और उसके अकॉर्डिंगली आकर जो है वो वहां पे लग जाते हैं। ओके, तो ये तो था इसका ओवरव्यू, और अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए को हमने वैसे स्ट्रक्चर वाइज हमने टच दिया हुआ है आरएनए में। आरएनए की जब हमने डिटेल पढ़ी थी और हमने देखा था कि आरएनए की कितनी टाइप्स हैं, तो उसमें हमने ट्रांसफर आरएनए को भी देखा था। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो ट्रांसफर आरएनए जो है इनकी वैसे ही है कि एक लीनियर शेप भी पाई जा सकती है, ठीक है, यानी कि बहुत ही बेसिक सा ट्रांसफर आरएनए, और फिर वही ट्रांसफर आरएनए जो है बेस पेयरिंग करके तो ये क्लोवर लीफ शेप जो है वो भी बना सकता है, और इसको हम कहते हैं कि ये दिस वन इज इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसी की ही फर्दर अगर और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, यानी कि और फर्दर इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपस में कॉइल कर जाएं, तो वी विल गेट दिस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और ओवरऑल जो हमने इस बुक में ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसफर आने को रिप्रेजेंट करना है वो कुछ इस तरीके से करना है, और इस तरीके से हम इसके जो पार्ट्स हैं अगर उनको आइडेंटिफाई कर लें कि जो ऊपर आपको कैंडल के थ्रेड की तरह का जो नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे कि दिस वन इज द अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, कि जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द एंटीकोडॉन रीजन जो है वो अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा। और यहाँ पे जो उसका बेस है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, और इसके स्कीमेटिक का ये वाला हिस्सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीकोडॉन रीजन को। ये भी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में डिटेल से ट्रांसफर आरएनए को, जो हमने आरएनए को पढ़ा था कि एंटीकोडॉन रीजन और डी आर्म और टी आर्म, वहां पे हमने इसके सारे जो है वो आर्म्स डिफरेंट पढ़े थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की काफी डिटेल जो है वहां पे दी हुई है।
तो यहाँ पे मकसद सिर्फ हमारा ये है, ये बताना है कि ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा इनटू द ट्रांसलेशन और बिफोर ट्रांसलेशन। यानी कि अभी अगर हम प्रोसेस की बात ना भी करें कि ट्रांसलेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, बट ये तो हमें पता है ना कि हर ट्रांसफर आरएनए के साथ उसका रिस्पेक्टिव जो एक अमाइनो एसिड है उसने आके अटैच होना है। अब ये रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड एक ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच कौन करवाता है? जो अटैच करवाता है उसका नाम है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये उसकी शक्ल जो है वो आपके सामने दी हुई है। तो ये अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम है, ये अकॉर्डिंग टू द यू कैन से ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन के रीजन की अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमाइनो एसिड को जो है वो यहाँ पे प्लेस करेगा। और जस्ट लाइक एनी अदर प्रोसेस इसको भी एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी के लिए जो सोर्स है वो एटीपी है, और एटीपी आपको पता है कि ट्रिपल फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। तो जब ये अमाइनो एसिड को इंसर्ट करवा देगा इन द सेकंड स्टेप, यू कैन सी हियर कि वो एएमपी जो है वो रह जाएगा, और बाकी जो फॉस्फेट है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। और फाइनली जब ये आप कह लें कि मुकम्मल हो जाता है प्रोसेस, तो फिर आपके पास टोटली जो है ये अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा, और अमाइनो एसिड जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और बाकी का जो फास्फोरस था यानी कि एएमपी था वो इसमें से निकल जाएगा। जैसे कि अगर आपने कभी किसी एंजाइम की काइनेज एक्टिविटी के साथ, काइनेज एक्टिविटी यानी कि प्रोटीन के एटीपी की यूटिलाइजेशन के साथ किसी की एक्टिविटी देखी हो किसी प्रोटीन की, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। यानी कि किसी चीज को अगर अटैच करवाना होता है तो उसे अटैच करवाने के लिए वो एटीपी का सहारा लेता है, और एटीपी का जो एक फास्फोरस है वो उसके साथ तब तक अटैच रहता है जब तक वो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता। और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है अटैचमेंट का या ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन की, इसकी एक ज्यादा अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन जो है ना, इनका काम तरीकेकार इसी तरीके का होता है जैसे कि यहाँ पे आपको ये भी ट्रांसपोर्टेशन ही करवा रहा है ना, कि ये एक अमाइनो एसिड्स को उसके रिस्पेक्टिव ट्रांसफर आरएनए के साथ जो है वो प्लेस करवा रहा है, उसके साथ बाइंड करवा रहा है। तो अमाइनो ट्रांसफेरेज सिंथेटेज, ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है। तो इसी तरीके से ये भी क्या करेगा कि दो फॉस्फेट तो उसी टाइम रिलीज हो जाएंगे जब अभी जस्ट आके अमाइनो एसिड जब अटैच होगा, और जब ये अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आने के को ये दे देगा या उसके साथ अटैच करवा देगा और खुद ये खाली हो जाएगा, तो उसी दौरान में एएमपी जो है वो भी बकाया जो एएमपी है वो भी वहां से रिलीज हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड एन एम्प्टी synthetase enzyme, or again it is again ready for the attachment of another amino acid in it। और उसी तरीके से एक और एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च होगा और फिर इसकी बाइंडिंग होगी और फिर एएमपी इसके साथ बाइंड कर जाएगा, और फिर ये ट्रांसफर आरएनए को करवाएगा अटैच विद अमाइनो एसिड, एंड देन अगेन एएमपी को रिलीज करके और साथ में एक मैच्योर ट्रांसफर आरएनए को भी ये रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से एक ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हैं वो बाइंड कर सकते हैं। अब आप तो जानते हैं ना कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, और उसको जब हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था, तो अगर जेनेटिक कोड हम कहते हैं कि 64 है, तो जो आप कह लें कि जो एंटीकोडॉन्स हैं वो भी तो 64 ही होंगे ना, एंटीकोडॉन भी 64 होने चाहिए, लेकिन नहीं, 64 नहीं होनी चाहिए। उसकी रीजन ये कि 3 तो उसमें से स्टॉप कोडॉन है, और स्टॉप कोडॉन के लिए तो कोई प्रोटीन नहीं होती ना, तो स्टॉप कोडॉन को अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअली वी हैव द कोडॉन कि जिनके अगेंस्ट कोई खास किस्म का अमाइनो एसिड लगना है वो है 61। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या हमारे पास जो है वो 61 ही जो है डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। 61 डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए नहीं है, क्योंकि जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था वहीं पे हमने ये भी देखा कि देयर इज डीजेनरेसी इन द कोड। डीजेनरेसी का मतलब मैंने समझाया था ना कि फर्स्ट 2 जो बेस पेयर्स हैं, एक ट्रिपलेट बेस पेयर्स में से ट्रिपलेट पेयर में से आपके पास जो 2 बेस पेयर हैं, फर्स्ट 2 जो है वो सेम रहती हैं, लेकिन तीसरी वाली जो है उसमें डीजेनरेसी पाई जाती है। और डीजेनरेसी भी फिर मैंने आपको 3 फोल्ड डीजेनरेसी, 4 फोल्ड डीजेनरेसी, फोल्ड डीजेनरेसी के बारे में बताया था। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल एंटीकोडॉन कैन हैव द सेम अमाइनो एसिड। इसी तरीके से मल्टीपल, जैसे कि मल्टीपल कोडॉन कैन हैव द सेम अमाइनो एसिड जो कि वो जिसको वो कोड करते हैं इसी तरीके से, क्योंकि उसके हिसाब से एंटीकोडॉन है ना, तो जिस हिसाब से कोडॉन में डिजेनरेसी है उसी हिसाब से उसके एंटीकोडॉन में डिजेनरेसी है। एंटीकोडॉन में डिजेनरेसी की वजह से इसका मतलब है कि ट्रांसफर आरएनए फिर हमें 61 रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर हर एक
कोड के लिए डिफरेंट अमाइनो एसिड होता, 61 अमाइनो एसिड होते, तो हमें 61 ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड होते, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि डीजेनरेसी पाई जाती है इस वजह से ट्रांसफर आरएनए की तादाद भी फिर 61 नहीं है बल्कि उससे कम है, जो कि जो सेम सेम अमाइनो एसिड्स विद मल्टीपल कोडॉन के साथ जो जिनको वो ले सकता है, तो उनको वो मतलब एक से ज्यादा एंटीकोडॉन के साथ एक ही किस्म का जो अमाइनो एसिड है वो आके उसके साथ अटैच होगा, दैट इज वाई इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। इसके बावजूद इसकी रिक्वायरमेंट राइबोसोमल आरएनए के बाद जो सबसे ज्यादा आरएनए पाया जाता है वो सेकंड नंबर पे है, लेकिन इसके इन स्पाइट ऑफ दैट जो इसकी रिक्वायरमेंट हम जेनेटिक कोड के हिसाब से देखें तो उतनी नहीं बनती जितनी के हम समझते हैं कि होनी चाहिए। तो होनी कितनी चाहिए जो हम अज्यूम करते हैं, दैट इज 61, और होती कितनी है, दैट इज 45 ओनली, 45 वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए जो कि मल्टीपल एंटीकोडॉन के अगेंस्ट सेम अकॉर्डिंग टू द डीजेनरेसी ऑफ द कोडॉन सेम अमाइनो एसिड को जो है वो अपने साथ अटैच करवा सकते हैं। और ये जो सलाहियत है इसकी कि दो डिफरेंट तरह के एंटीकोडॉन हो और एक ही अमाइनो एसिड के साथ वो अटैच कर दे, तो दिस कोडॉन पोजीशन इज नोन एज वुबल, यानी कि गड़बड़ करने वाला। अगर आपके पास दो कोडॉन है, एक है आपके पास UCU, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाए AGA, और दोनों को जो आप कह लें कि जो सॉरी AGA और AGG, ये दो, अभी मैं जरा हाईलाइट भी कर लेती हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, यानी कि दो डिफरेंट कोडॉन है आपके पास AGA और AGG। नाउ यू कैन सी हियर कि दोनों के जो फर्स्ट टू नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो सेम है AG, लेकिन जो थर्ड वाला है एक के पास A है और दूसरे के पास क्या है, दूसरे के पास G है, ठीक है। तो इन दोनों के अगेंस्ट जो एंटीकोडॉन होगा ऑन द ट्रांसफर आरएनए वो क्या बनेगा, A के अगेंस्ट क्या आएगा U, G के अगेंस्ट क्या आएगा C, तो UC, और थर्ड पे अब उसके पास चॉइस आ गई है, थर्ड पे क्या है, अगर A होगा तो भी वो U को रिप्रेजेंट करेगा और अगर G होगा तो भी वो U को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस और ये दोनों ही जो है AGA और AGG, ये दोनों ही जो आप कह लें कि ये जो कोडॉन है ये बोथ रिप्रेजेंट करते हैं आर्जिनिन को, ठीक है। तो इस तरीके से क्योंकि डीजेनरेसी है, क्योंकि वुबल है, वुबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड जो बेस पे जो पेयरिंग है थ्री बेस पेयर्स की, उसके दरमियान में जो थर्ड वन है उसमें गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब कि वो प्रिसाइज नहीं है, एक ही नहीं है, एक के अलावा मल्टीपल यहाँ पे पोजीशंस जो है वो उसकी चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डीजेनरेसी, जैसे मैंने आपको 3 फोल्ड 4 फोल्ड एंड 2 फोल्ड वाली डीजेनरेसी जो है वो समझाई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट्स है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं जी। जी बेटा, मैं 2 मिनट्स भी नहीं बल्कि हमारे पास हाफ एन आवर है। अच्छा, मैं समझी 12 बजे है नेक्स्ट क्लास। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। मुकद्दस अब्बास, मोहम्मद बकार, आप लोगों ने वैसे माइक ऑन किए हैं, ये क्वेश्चन पूछना है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। मैम मेरा माइक तो ऑफ था। लेकिन मेरे पास तो ऑन है।